स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के बाकी राज्यों की अगर आप स्थिति देखोगे फाइनेंशियली तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। ज्यादातर न्यूज में आप अक्सर यही देखते रहते होगे कि इस राज्य ने इतना बोरो किया, इस राज्य को इतना 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा मांगा। लेकिन जनरली दिल्ली के केस में ऐसा नहीं होता। उसका एक मेन कारण यह है कि दिल्ली के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आता रहता है और इसलिए ज्यादातर केस में वो रेवेन्यू सरप्लस रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो खबर आई है वो काफी चौंकाने वाली है और बहुत सारे मीडिया में आपको ये खबर देखने को मिलेगा कि दिल्ली ने सेंटर से 10,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है। आप खबर देख सकते हो, इन रन अप टू इलेक्शंस दिल्ली नॉक्स एट सेंटर्स डोर फॉर रुपीज 10,000 करोड़ लोन। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, यहां पर जो नेशनल सेविंग्स फंड होता है, दैट इज नेशनल स्मॉल सेविंग्स के बारे में आपने सुना होगा। सो नेशनल स्मॉल सेविंग्स जो फंड होता है उसके माध्यम से ये बोरो करना चाहते हैं। तो ये है क्या एग्जैक्टली, एनएसएस क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय स्टडी IQ पर सुपर सक्सेस सेल चल रहा है। अगर आप यूज करते हैं ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें किसी भी कोर्स के ऊपर, जैसे कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2025 का बैच हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत जल्द दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं और यहां पर राज्य सरकार ने यह डिसाइड किया, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेप लिया है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के माध्यम से लेना चाहती है। बेसिकली केंद्र से यहां पर लोन लेना चाहती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिसीजन तब आया है दिल्ली सरकार का जब दिल्ली सरकार की खुद की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको लेकर पुशबैक किया था। मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि यहां पर और एक्स्ट्रा लोन लिया जाए। इसका एक मेन कारण ये बताया जा रहा था कि बहुत जल्द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो ऑलरेडी यहां पर जो सरकार है जो खर्च करना चाहिए था वो खर्च कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि यूजुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी लग जाता है, आपको पता होगा, यहां पर स्कीम्स के ऊपर ब्रेक लग जाता है। सरकार कोई भी नई स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकती है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अंदर, उनका ऐसा मानना था कि उनको पैसे की शायद जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन यहां पर फाइनली ये डिसाइड किया है दिल्ली सरकार ने कि वो 10,000 करोड़ रुपए सेंटर से बोरो करेगी। और अगर हमें इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की बात करें तो एक्चुअली क्या है, इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, अतिशी जी, और वो फाइनेंस पोर्टफोलियो भी संभालती हैं। तो यहां पर जो बोरोइंग प्लान है दिल्ली सरकार का, उन्होंने ही अप्रूव किया है और साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजें यूनियन गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, जो कि निर्मला सीतारमण जी उसकी मिनिस्टर हैं, ताकि दिल्ली को ये फंड मिल सके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उन्हीं के सरकार में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस, आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने एडवाइस ये किया कि NSSF से लोन नहीं लेना चाहिए और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे स्कीम से दिल्ली को विड्रॉ भी कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दिल्ली के लिए शायद ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने यहां पर ये बताया कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेन है वो काफी बढ़ सकता है दिल्ली सरकार के ऊपर, और ये बोला कि ये पैसा बोरो करने से आगे आने वाले वर्षों में एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा दिल्ली सरकार को 45,000 करोड़ रुपए का बाय 2039। और यहां पर जो टोटल प्रिंसिपल रीपेमेंट है, मतलब कि देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि दिल्ली की सरकार पैसा ले रही है। पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने पैसा लिया है थोड़ा थोड़ा करके, और इसकी वजह से जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 1.27 लाख करोड़ का वो भी देना होगा और इंटरेस्ट भी लगभग 45,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अच्छा, एक चीज अगर हम बात करें नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के बारे में, तो देश में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जो इसके माध्यम से पैसा बोरो करते हैं। इसका एक मेन कारण यह है कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के माध्यम से जब कोई राज्य बोरो करता है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है देन मार्केट बोरोइंग। जैसे मान लीजिए अगर
उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश यहाँ पर एनएसएसएफ से माध्यम से अगर पैसा बोरो करेगा तो उसको मान लो 5% इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर वहीं मार्केट से बोरो करेगा तो हो सकता है सिर्फ 4.5% इंटरेस्ट देना पड़े। तो इसी की वजह से देश में सिर्फ 4 ऐसे राज्य हैं, जैसे दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, केरला और मध्य प्रदेश, जो यहाँ पर नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के माध्यम से पैसा बोरो करते हैं। और ये एनएसएसएफ, मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली सेंटर के अंदर में आता है। वैसे आपको बता दूं कि 2022-23 में भी दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के माध्यम से 3700 करोड़ रुपए बोरो किए थे, और पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में कोई भी बोरोइंग नहीं की थी, लेकिन इस साल 10,000 करोड़ रुपए वो बोरो करना चाहते हैं। अच्छा, मैं बार बार बात कर रहा हूं नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के बारे में, ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली आपको पता होगा हमारे संविधान के अंदर आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फंड्स के बारे में मेंशन है। एक तो सबसे बड़ा जो फंड होता है सेंटर के पास, वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सबसे मतलब कि भारत सरकार के पास जितना भी रेवेन्यू वगैरह आता है, फिर जितना भी खर्च किया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, राइट। फिर दूसरे यहाँ पर आपने कंटिजेंसी फंड के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब कंटिजेंसी फंड बेसिकली इमरजेंसी टाइप का फंड होता है, ठीक है, कहीं पर आपदा वगैरह आ गई। और फिर यहाँ पर तीसरा है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे सेविंग्स करते हैं, जैसे आपने पीएफ के बारे में सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, तो वो सारा पैसा आपका इस फंड में जुटता है। अच्छा, इसको बनाया कब गया था? 1999 में, और ये आप देख सकते हो इसको मैनेज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उनके द्वारा। और इसके अंदर एक रूल भी बनाया गया था डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में, जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। सो ये रूल है आपका नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स 2001, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से थोड़ा सा अलग रखा जाए। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, वहां पर तो सरकार का पूरा पैसा आता है और वहीं से सरकार का पैसा खर्च होता है, लेकिन ये जो पैसा है ना स्मॉल सेविंग्स फंड में, इसमें तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। जैसे पोस्टल डिपॉजिट हो गया, आपने देखा होगा देश में गांव गांव में हर जगह पोस्ट ऑफिस है, वहां पर लोग सेविंग्स अकाउंट भी खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खुलाते हैं, तो वो सारा पैसा भी इसी नेशनल स्मॉल सेविंग्स के अंदर में आता है। फिर इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट, आपने किसान विकास पत्र के बारे में सुना होगा, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा, और इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, पीपीएफ हो गया, पेंशन प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो ये सारा पैसा किसका है? पब्लिक का है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक का पैसा सरकार दूसरे स्कीम्स में खर्च कर दे, इसी की वजह से ये पब्लिक अकाउंट्स बनाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो भी पब्लिक का पैसा आ रहा है फिर वहां से पब्लिक को वापस जा रहा है, तो वो उसमें एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ये जो पैसा कलेक्ट हो रखा है ना, यहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बोरो करते हैं पैसा इसी फंड के माध्यम से, और उस बोरो करने पर उस राज्य सरकार को पेमेंट भी करना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तभी तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको पैसा मिल रहा है। और वो इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली पब्लिक के पास जाएगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि दिल्ली को इस फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑब्वियस ही बात है, यहां पर खर्च ज्यादा करना होगा। और अभी क्या है, रिसेंटली आपने देखा होगा फ्रीबीज को लेकर, रेवड़ीज को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, स्पेशली डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको रेवड़ी कल्चर बताया था। अगर आपको याद हो कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रेवड़ी बांट रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो देश में सभी पार्टीज, अभी रिसेंटली आप महाराष्ट्र चुनाव में भी देखिए तो लाडली स्कीम की बात हो रही थी कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने एक बार में बहुत हजारों रुपए जो है महिलाओं के खाते में भेज दिए, तो वो भी एक तरह की रेवड़ी है, फ्रीबीज है। तो यहां पर फ्रीबीज ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टीज ही कर रही हैं, सभी पार्टीज इस चक्कर में आ गई हैं। लेकिन खैर जो भी है, यहां पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इसको बढ़ चढ़कर बोल रही है और कह रही है कि हम तो रेवड़ी बांटेंगे, फ्रीबीज बांटेंगे। रिसेंटली यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम ही था रेवड़ी पे चर्चा, और उसके अंदर उन्होंने 6 मेजर इनिशिएटिव्स बताए थे जो कि फ्री में दिया जाएगा, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, साथ ही साथ यहाँ पर जो बस ट्रैवल है महिलाओं के लिए वो भी फ्री, एल्डर के लिए जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पिलग्रिमेज हो गया वो भी फ्री, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि एक 7वां स्कीम है, दैट इज हर महिला के खाते में, दिल्ली में जो महिला है उसके खाते में 1,000 रुपए हर महीने जमा किया जाएगा। तो ये सारे जो
फ्रीबी स्कीम्स हैं वो दिल्ली सरकार लॉन्च करना चाह रही है। ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, तो एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो यहाँ पर बोरो करना चाहती है। ऑल्दो रिसेंटली न्यूज़ रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा था, दिल्ली सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है वो इसको डिफेंड कर रहे थे कि ये जो लोन का डिसीजन है वो एक तरह से रूटीन फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये एक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि देखिए अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2023-24 की, तो उसमें रिवील किया गया कि दिल्ली का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आपका 3.9% आ गया है, मतलब और कम हुआ है डेट टू जीडीपी रेशियो। और देश भर में अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशियो बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कम है, और इसी की वजह से हमें यहाँ पर बोरो करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिल्ली सरकार में ही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रही थी। उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर दिल्ली सरकार पैसा लेती है तो और इंटरेस्ट देना होगा, और पैसा नहीं लेती है, मान लो अगर बोरो नहीं करती है, तो अल्टीमेटली जो लाइबिलिटीज़ है वो सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए के आसपास ही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर दिल्ली सरकार और ज़्यादा बोरो करती है तो इसकी वजह से 2038-39 तक 1.27 लाख करोड़ रुपए चुकाना होगा, और साथ ही साथ एडेड इंटरेस्ट बर्डन हो जाएगा 57,000 करोड़ रुपए। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी किया गया है उन्हीं के सरकार के मिनिस्ट्रीज के द्वारा। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर आपको बताया था कि दिल्ली में पहली बार अगर आप देखेंगे बहुत कई लंबे वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट होने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है ना, कि ज़्यादातर केस में दिल्ली में आपको रेवेन्यू सरप्लस ही देखने को मिलता है। अच्छा, ये रेवेन्यू सरप्लस और डेफिसिट होता क्या है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि सरकार के पास अलग अलग तरीके से रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हो तो ट्रैफिक चलान हो गया तो उससे रेवेन्यू आया, आप टैक्स पे कर रहे हो वो भी आपका पैसा आया, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार एक्सपेंडिचर भी करती है। अब मान लीजिए सरकार अगर सड़कों वगैरह पर खर्चा कर रही है, सड़क बनाने में, फ्लाईओवर, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। लेकिन अगर सरकार मान लो एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रही है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं उसको हम आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू अगर रिसीट की बात करें, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है टैक्सेस वगैरह के माध्यम से, ये जितने भी हैं, अगर मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं और सरकार खर्चा कर रही है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, पेंशन के ऊपर 120 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट हो गया -20। और कहा जाता है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट है तो कहीं ना कहीं ये संकट की घड़ी है। तो ज़्यादातर केस में ये पॉजिटिव में ही रहा है। जैसे 2017-18 में आप देखिए दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस था 4900 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट 2022-23 में तो ये 14,000 करोड़ रुपए था। इनफैक्ट 2023-24 में भी ये 6400 करोड़ रुपीस था। लेकिन 2024-25 ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इसमें अनुमान ये बताया जा रहा है कि इनका 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है। तो कई दशकों के बाद दिल्ली में पहली बार ये डेफिसिट होगा, एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, दिल्ली में जो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उन्होंने स्लैम किया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको गलत तरीके से मैनेज किया जा रहा है, मिस मैनेजमेंट चल रहा है, और ये 10,000 करोड़ रुपए जो लोन ले रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं गलत ठहराया गया है। खैर, जो भी, आई होप कि ये जो मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है वो कौन से अकाउंट में आता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।